हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस की एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या केवल 3D ज्योमेट्री भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और आज का ये लेक्चर कम से कम 1 घंटे का होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल करके हमारे साथ बैठिए और ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा। अगर इस लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट देखा तो आपके एग्जाम में आने वाले ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा सेंस कहता है उसके अकॉर्डिंग इस यूनिट से ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट है जो 4th यूनिट है, इसका नाम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति या 3D ज्योमेट्री है। इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष में बिंदु, द पॉइंट इन स्पेस। बहुत ही डिटेल में स्लोली डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। जो हमारे डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन्होंने अभी 3D के अंदर बिल्कुल कदम ही नहीं रखा है, उनके लिए 3D ज्योमेट्री बिल्कुल नया है। जो हमारे डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th पास आउट हैं वो लोग 3D ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ पढ़े होते हैं, फिर भी उनको बेसिक नॉलेज उतना अच्छे से नहीं होता है कि किस तरीके से 3D ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस होते कहाँ हैं, किस तरीके से किसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लोकेट करते हैं। सारी चीज़ें एकदम 3D है, फिर भी मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और 100% आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि भाई ये 1D, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही धैर्यपूर्वक, अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो अभी स्किप कर दीजिए, नहीं तो बाद में आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, पूरा लेक्चर देखना है। 1D, 2D, 3D। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है। साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो 1 डायमेंशन होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, 2 डायमेंशन जो होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है इसका यूज़ कहाँ होता है। देखो भाई, कोई भी चीज़ हम लोग तब पढ़ते हैं जब कहीं ना कहीं उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तब उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हों अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं तब भी, लेकिन 3D ज्योमेट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। 3D ज्योमेट्री जो होती है वो फील करने वाला विषय होती है, वो सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर दिखती नहीं हैं, फिर भी मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 1 डायमेंशन का मतलब होता क्या है। देखो, अगर हम बात करें नॉर्मली 1 डायमेंशन की, तो नॉर्मली 1 डायमेंशन का मतलब होता है नंबर लाइन। क्या डियर स्टूडेंट्स? नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होती है वो 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? संख्या रेखा होती है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि उसकी हेल्प से समझाने का प्रयास करते हैं। बस एक ही एग्जाम्पल से पूरी तरीके से मैं आपको समझा ले जाऊंगा कि 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। सपोज करिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी कॉलेज के क्या हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपका नाम ए है। आपका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए है। अब सपोज करिए आपके कॉलेज में आप गए हैं पढ़ने, आपके घर के किसी सदस्य को, आपके पापा को आपकी ज़रूरत पड़ती है, किसी अननोन पर्सन को, बात को समझ चलना, किसी अननोन पर्सन को वो भेजते हैं आपको बुलाने के लिए जो आपको पहचानते अच्छे से नहीं है। अब जब वो आएंगे तो आपका नाम पूछ करके आपको लेकर के जाएंगे। अब देखिए, यहीं पर मैं 3 सिचुएशन बना करके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान देना। अब सपोज करिए कि जब वो बंदा आया आपको लेने के लिए, आपको ले जाने के लिए, उस सिचुएशन में आपकी कॉलेज में प्रेयर हो रही थी और सारे बच्चे ऐसे लाइन से खड़े थे। कितनी लाइन में खड़े थे? केवल और केवल एक ही लाइन में बच्चों क्या थे, खड़े थे। सपोज करो 50 स्टूडेंट्स हैं और सभी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही लाइन में हैं, एक ही लाइन में।
अब वो बंदा आता है और आपके जो टीचर हैं वहाँ पर जो अवेलेबल हैं उनसे पूछते हैं कि हमें ए को लेकर के जाना है, बताइए कौन है। तो वो बताएगा भैया स्टार्टिंग से जो 5वें नंबर पर है, जो 5th पोजीशन पे है, लाइन में जो 5वां है वही ए है, उनको लेकर के आप जा सकते हैं। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स, आसानी से वो 1 2 3 4 और 5 गिनेगा और आपकी पोजीशन को पा जाएगा और आपको वो आराम से लेकर के अपने घर जा सकते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? यहाँ उन्हें केवल एक डायमेंशन के बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग कैसे थे, एक ही रेखा में थे, सरल रेखा में सभी स्टूडेंट्स खड़े थे। कैसे खड़े थे डियर स्टूडेंट्स? सरल रेखा में, अर्थात स्ट्रेट लाइन में डियर स्टूडेंट्स सभी लोग क्या थे, खड़े थे। इसलिए वहाँ पर केवल एक डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी। अब बात ये होती है कि सपोज करो दोबारा ऐसा हो कि अगर मान लो 10-10 लोगों की ऐसे 5 लाइन बनी हो, 10-10 लोगों की ऐसे 5 लाइन बनी हो, तो सेम सिचुएशन हो, कोई जाकर के पूछे हमें ए को लेके जाना है और वो आदमी कहे कि लाइन में 5वां है, तो इस लाइन में भी 5वें पर कोई खड़ा है, इस लाइन पर भी 5वें में कोई खड़ा है, इस लाइन पर भी 5वें में कोई खड़ा है। बात समझ पा रहे हो? तो उनको 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी कि भैया दूसरी लाइन में 5वां है या तीसरी लाइन में 5वां है या पहली लाइन में 5वां है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें, 2 डायमेंशन के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ चले आए हैं, प्लेन में चले आए हैं बच्चों, समतल में चले आए हैं। तो जब कोई भी वस्तु, जब कोई भी ऑब्जेक्ट समतल में होता है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, समतल की पोजीशन को, समतल में जब कोई पॉइंट है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। और स्ट्रेट लाइन में होता है तो 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। अब सपोज कर लीजिए कि जस्ट इमेजिन कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे लाइन है 1 2 3 4 5 और ऊपर से भी लाइन ऐसे ऐसे लगी हुई है। समझ पा रहे हो हमारी बात ना? मतलब एक आदमी नीचे है, उसके ऊपर ऐसा है। सपोज करिए ऐसी सी सिचुएशन बनी हुई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आदमी को लाइन नंबर भी बताना पड़ेगा, पोजीशन बताएगा और नीचे से भी पोजीशन बतानी पड़ेगी। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसमें केवल ऐसे एक ही चीज़ बतानी पड़ेगी, हाँ 5वां है 10वां है। क्लियर हो रही बात? जब वो समतल में, प्लेन में बैठे होगा तो किस रो में है, किस कॉलम में है, किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है, ये बताना पड़ेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में आ जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में आ जाएगा, उस सिचुएशन में उसकी 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी। वो यहाँ से कितना दूर है, वो यहाँ से कितना दूर है और ये नीचे से कितना दूर है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे हम लोग कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, स्पेस में, स्पेस अर्थात बच्चों कहाँ, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं। अंतरिक्ष का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर आप चले गए। इस तरीके से कोई सिचुएशन पे आ गई, ऑब्जेक्ट हवा में आ गई, तो उसकी हाइट को भी हमें बताना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में आ जाता है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमें यूज़ करना पड़ता है। आई होप आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ गई होगी बातें, कोई डाउट तो नहीं है कि 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में होगा तब वहाँ 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट समतल या प्लेन में आ जाता है तो वहाँ पर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ होता है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उनके साइन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में भी आप लोग पढ़े थे और 9th-10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर हो रही हैं बातें डियर स्टूडेंट्स? तो आई होप मैं आपको इस छोटे से डिस्कशन के माध्यम से ये क्लियर करा पाया हूँगा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ कब करना पड़ता है। थोड़ा और समझाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ कब करना पड़ता है। देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है, तो वहाँ पर 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ होगा, जिसको सिंपल सा आप लोग नंबर लाइन कह सकते हो। नंबर लाइन डियर स्टूडेंट्स उसको आप सिंपली बोल सकते हो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में अर्थात समतल में है तो वहाँ पर 2D का यूज़ होता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कार्टेशियन सिस्टम ना, जिसको समकोणीय कार्तीय निर्देशांक आप लोग बोलते हैं,
तो कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो स्पेस में आ जाए, मतलब स्पेस में आ जाए, मतलब अंतरिक्ष में आ जाए, तो वहाँ पर बच्चों हमें 3D ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है, 3D ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में देखो टॉपिक है अंतरिक्ष में बिंदु। तो कोई पॉइंट अगर अंतरिक्ष में होगा तो उसकी पोजीशन को हम किस तरीके से लोकेट करेंगे। नॉर्मल सी बात है, देखो डियर स्टूडेंट, जैसे हमें एक लाइन खींच दें, यह लाइन का एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, यहाँ कहीं हम एक पॉइंट रख दें, शांत समझने वाली बात को। सपोज करो ये पॉइंट P है ना, हम आपसे बोले कि इस पॉइंट को मैं मिटाने वाला हूँ। ध्यान समझिए हमारी बात को। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके बेसिक को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना अच्छा फाउंडेशन होगा, जितनी अच्छी नींव बनी होगी, उतनी ही अच्छी इमारत आपकी बनेगी। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है। ऐसी बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर आपने उसको सीख लिया तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब बेस ही नहीं क्लियर है, बुनियाद ही अच्छी नहीं, तो मंजिल कहाँ से बनेगी, नहीं इमारत कैसे बन पाएगी। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब, इस लाइन को तो मैं नहीं मिटाने वाला हूं, लेकिन इस पॉइंट को मैं मिटा दूंगा। आइए आप इसको इस पे नाप लीजिए और अभी आपको वहीं जा करके बनाना है। तो क्या करोगे आप, बोलो बेटा, चाहे इस एंड से नाप लो या इस एंड से नाप करके आप याद रखोगे, और बाद में इधर से नापे, उधर से नाप के वहाँ पॉइंट रख करके आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए यही पॉइंट इस बोर्ड पे बना हो, कोई लाइन ना हो, और मैं आपसे पूछूं कि भैया इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, भी मिटा दूंगा, इरेज कर दूंगा। आपको आकर के ऐसा मेजरमेंट करना है, ऐसा अपने माइंड में प्रोफार्मा तैयार करना है कि बाद में ये पॉइंट आप दोबारा वहां बना सकें। तो अगर आप केवल इधर से इसकी डिस्टेंस को नापते हैं या केवल नीचे से नापते, तो आप इसकी एक्चुअल पोजीशन को पता नहीं पाएंगे। क्योंकि आप इधर से नापोगे तो इधर से ये पॉइंट भी जितनी दूरी पर इधर से ये पॉइंट है, उतना ये भी है, इसके नीचे वाला भी पॉइंट उतना है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें इधर से भी नापना पड़ेगा और इधर से भी नापना पड़ेगा। मतलब इस डायमेंशन का भी यूज़ करना पड़ेगा, इस डायमेंशन का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्यों ऐसा यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये 2D में आ गया। 2D में क्यों, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये समतल है, ये प्लेन है। जब ये प्लेन में आ गया तो उस सिचुएशन में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, 2D हो गया, वहाँ पर हमें 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ आ गया बोर्ड के बाहर, तो बोर्ड के यहाँ से इसकी पोजीशन, यहाँ से इसकी पोजीशन और यहाँ से इसकी पोजीशन, तीनों बतानी पड़ेंगी। जब तीनों बतानी पड़ेंगी तो ही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाएगी, 3D हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बातें। तो अंतरिक्ष में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, अंतरिक्ष में किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें 3D ज्योमेट्री का यूज़ करना होता है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि भैया ये 3D सिस्टम होता क्या है। ध्यान से समझते चलिएगा। 2D सिस्टम तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद ही होगा कि 2D सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास 2 अक्ष होते हैं, एक को x अक्ष बोलते हैं, एक को y अक्ष बोलते हैं और एक को z अक्ष बोलते, सॉरी 2 ही अक्ष होते हैं ना, एक x अक्ष एक y अक्ष होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये सब चीज़ें 2D के बारे में आपको पता है। जब आप चीज़ों को 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, द्विविमीय ज्यामिति से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन में आपको इसको समझने में आसानी होगी, इसलिए उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 3D ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे होती है 3D ज्योमेट्री। ध्यान से समझना, 3D ज्योमेट्री। देखो डियर स्टूडेंट, 3D ज्योमेट्री जो हमारी होती है उसमें 3 अक्ष होते हैं। ध्यान देना, इस तरीके से बनाते हैं इसको हम लोग। 3 अक्ष होते हैं, एक x होता है, एक y होता है, एक z होता है। और ये प्रत्येक के क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, लंबवत होंगे। अब आपको जैसा कि पता है कि जब हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो x एक्सिस जब बनाते हैं तो x x डैश बनाते हैं और y y डैश बनाते हैं। तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन भी होता है, x का निगेटिव डायरेक्शन भी होता है, ऐसे y का पॉजिटिव डायरेक्शन भी होता है और y का निगेटिव डायरेक्शन भी होता है। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट, जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो x y z का सबका निगेटिव डायरेक्शन भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब हम 3D में बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में x
एक्सिस के निगेटिव को, वाई एक्सिस के निगेटिव को हम लोग केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसको हम यहाँ बना नहीं सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब 3D की बात होती है तो ये एक्स एक्स डैश बना है, ये वाई वाई डैश बना है। जो जेड जेड डैश बनता है वो ऐसे बनता है, इसके बाहर मार्कर को आप देख रहे हैं, ये मार्कर जो है ये जेड अक्ष है, ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मार्कर क्या है जेड एक्सिस है, और इसका मार्कर जो बोर्ड के अंदर घुसेगा वो जेड एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होगा। जैसे ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है, ठीक है, वैसे ही ये जेड का पॉजिटिव है। जैसे ये वाला एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन है, वैसे ही इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये जेड का जो है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव डायरेक्शन होगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 अक्ष होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, मीन्स 3 एक्सिस होते हैं, ठीक, 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर हम उसके नेगेटिव की भी बात करें तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश होता है। क्लियर है बातें? मैं इससे रिलेट करके इसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब इससे रिलेट करके इसको सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब 2 अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर काटते हैं तो 2D ज्योमेट्री में आपने उसको क्या कहा था, मूल बिंदु कहा था डियर स्टूडेंट्स। मूल बिंदु मीन्स क्या कहा था, वर्जिन कहा था। वैसे ही इसका मूल बिंदु ये होगा, ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, वर्जिन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है, मूल बिंदु होता है। अब इसके पश्चात आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि जब दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो तल होता है, ये जो प्लेन होता है, ये 4 भागों में बट जाता है। The 2 axes divides the plane into 4 parts and each part is known as quadrant। प्रत्येक भाग चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता। समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई, ये हमारा ऐसे बना लो वाई एक्सिस है, और ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जेड एक्सिस। देखने का प्रयास करिए सभी लोग, देखिए ध्यान से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये कहाँ बना हुआ है, प्लेन में बना हुआ है। प्लेन में नहीं बना हुआ, स्पेस में। प्लेन में तो 2D बनेगा। तो जब ये स्पेस में बनता है बच्चों तो क्या होता है कि जब 2 तल मिलते हैं, जैसे आप कमरे में अपने खड़े हैं ना, तो जब आप कमरे में खड़े हैं तो यहाँ पर कोई बात, किसी चीज़ की बात करेगी तो इसकी पोजीशन कहाँ से नापेंगे। जैसे ये मार्कर है, इसकी पोजीशन नापना है तो कहाँ से नापोगे, इस दीवार से नापोगे, इस दीवार से नापोगे, नीचे फर्श से नापोगे, या ऊपर से भी नाप सकते हो। इस दीवार से नापो, इस दीवार से नापो, इस दीवार से नापो। तो ये जो दीवार है ये कोई अक्ष नहीं है, ये कोई एक्सिस नहीं है। ये जो दीवार है ये एक तल है, एक प्लेन है, एक समतल है। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो जिस तरीके से इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, वैसे ही सबसे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 3 तल होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 तल। जैसे आप कमरे में खड़े हैं ना, जस्ट अपने पीछे वाली दीवार को ऑब्जर्व करिए। अपने कमरे में खड़े एक बार जस्ट इमेजिन, ये जैसे हम खड़े हैं हम, तो ये वाली दीवार, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको जेड मानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा पीछे वाला सरफेस है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। एक्स एक्सिस से नहीं, ये एक्स से बना हुआ है और ये जेड है, तो इसको बच्चों जेड एक्स प्लेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जेड एक्स प्लेन। जिस फर्श पे मैं खड़ा हूँ इसमें ये एक्स एक्सिस होगा और इधर वाला क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। तो ये नीचे जो एक सरफेस, एक प्लेन आपको दिख रहा है, इसको डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल कहा जाएगा। अगर इस लेफ्ट की बात करें हम तो ये किससे बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स? ये देखो, ये वाई है, ये जेड है, इसको क्या कहा जाएगा? वाई जेड तल, वाई जेड प्लेन कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद करना होता है कि इसमें बच्चों 3 अक्ष होंगे, मीन्स 3 एक्सिस होंगे। क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? 3 एक्सिस होंगे। दूसरी चीज ये है बच्चों कि और क्या होगा इसमें? 3 तल होंगे। क्या होंगे? 3 तल, जिसको हम लोग प्लेन या समतल भी कह सकते हैं। उन तल का नाम क्या होगा?
इन तल का नाम होगा बच्चों एक्स वाई तल, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या तल कह सकते हैं, और एक होगा बच्चों जेड एक्स प्लेन या जेड एक्स तल, ठीक है। ये 3 तल होते हैं। कोई आपसे पूछेगा भाई साहब ये एक्स वाई तल कब बनता है, कैसे बनता है, तो आप कहोगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा बना हुआ जो तल, देखो जब 2 अक्ष मिलते हैं तो एक तल बन जाता है कि नहीं, तो इसमें एक ही तल थे, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलेंगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो तल जो प्लेन बनता है उसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे, जो वाई और जेड अक्ष से बनेगा उसको वाई जेड प्लेन कहेंगे, जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से बनेगा उसको हम लोग जेड एक्स प्लेन के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गई होंगी बातें। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब 2 अक्ष आपस में मिलते हैं तो समतल प्लेन 4 भागों में बट जाता है, लेकिन जब हमारा ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है तो हमारा जो स्पेस होता है वो 8 भागों में बटते हैं। वो कैसे, 1 2, ध्यान समझने का प्रयास करिए। 3 मार्कर मैंने लिया है। एक हमारा ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया, जेड एक्सिस। तो देखो 1 2 3 4, 4 खाने ऊपर हैं और 5 6 7 8, 4 नीचे हैं। तो इसमें जो होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि 4 चतुर्थांश नहीं बनते हैं, इसमें 8 अट्ठांश बनते हैं। क्या, 8 अट्ठांश, ठीक है। 8 ऑक्टेव्स इसमें डियर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। समझ में आ गई बातें। तो ये होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिए, हमने अभी तक क्या क्या बताया आप लोगों को एक बार समझने का प्रयास करिए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है, इसलिए चीज़ों को खूब ध्यान से समझते चलिएगा, छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा, कहीं किसी प्रकार का डाउट आपके माइंड में आएगा ही नहीं, लेकिन पूरा लेक्चर देखोगे तब उसका आप लोग आनंद ले पाओगे, ठीक है। समझिए, अंतरिक्ष में पॉइंट, द पॉइंट इन द स्पेस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हमने आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया कि 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है। अभी लेक्चर बहुत बचा हुआ है, समझते चलिए बस। 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर लास्ट में हम लोग ऐसे टॉपिक पे, ऐसे पॉइंट पर आकर के पहुँचे कि जब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेस में, अंतरिक्ष में हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ज़रूरत पड़ती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो चूँकि हमारे चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष में बिंदु, द पॉइंट इन द स्पेस, तो हमें पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में जानना होगा। तो हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। अभी तक आपको समझ आया होगा। हमने क्या बताया कि जो हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है इसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। पूरा बोले तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और जेड जेड डैश। क्लियर है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इन 3 अक्षों के मिल जाने से अलग अलग तरीके से हमारे पास 3 तल बनते हैं, 3 प्लेन बनते हैं। एक को हम एक्स वाई, एक को वाई जेड, एक को जेड एक्स प्लेन के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। इतनी बात हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि इन सब के द्वारा पूरा स्पेस, पूरा अंतरिक्ष कितने भागों में बट जाता है, 8 भागों में बट जाता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उन 8 पार्ट्स को जो है डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, अट्ठांश कहा जाता है, ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। अब आप याद करिए, जब क्लास 9th में आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, मीन्स निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर सबसे पहले यही तो बताया गया था कि भैया एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, इसको पूरे को एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश बोलते हैं, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। इससे 4 भागों में बढ़ जाता है जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था किसी पॉइंट को किस तरीके से इस पर लोकेट करते हैं। तो याद करिए, आपको सिखाया गया था कि हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री किसी भी समतल में, किसी भी प्लेन में, किसी पॉइंट की जो पोजीशन होती है, किसी बिंदु की जो स्थिति होती है, वो 3 प्लेस पे हो सकती है। कहाँ कहाँ, वर्जिन पे हो सकती है, मूल बिंदु पर। वहाँ आपको सिखाया गया था कि अगर पॉइंट की पोजीशन मूल बिंदु पर है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। किसी एक्सिस पे हो सकती है, जब एक्स एक्सिस पे होता था तो वहाँ y 0 होता था, y एक्सिस पे होता था तो वहाँ x 0 होता था। देन हम लोगों ने सीखा था कि किसी पॉइंट की जो पोजीशन हो, किसी कोऑर्डिनेट
क्वाड्रेंट में हो सकती है। क्वाड्रेंट के लिए आपको साइन बताया गया था, फर्स्ट का प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस माइनस होता है। तो चिन्ह देख करके हम लोग जान जाते थे कि किसी पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर भी है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, दिखाते थे, उसी तरीके से डियर फ्रेंड्स हम लोग किसका यूज़ करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे और किसी पॉइंट, जो पॉइंट कहाँ है, स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, की पोजीशन को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में दिखाई जाती है, वहाँ पर किस तरीके से इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम लोग यूज़ करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग टॉपिक के अंदर पहुँच रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा डियर फ्रेंड्स कि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आइए हम बात करते हैं अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति हम लोग कैसे दिखाते हैं, या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए हम लोग कैसे किसी पॉइंट की पोजीशन को डियर फ्रेंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग 3D ज्योमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन of any point with respect to 3D geometry in space। ठीक है, अंतरिक्ष में कोई बिंदु है, उस बिंदु का पोजीशन, उस बिंदु की स्थिति 3D का यूज़ करते हुए हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक, समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे समझते चलिए। किसी पॉइंट को जब लोकेट करना आ जाएगा तब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसका यूज़ करके डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए उन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसकी PDF भी आप लोगों के पास डियर फ्रेंड्स सेंड कर दूँगा। ठीक है, बुक की आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो देखो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने सीखा कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस होते हैं। एक हमारा x एक्सिस होगा, एक y होगा और एक z होगा। समझने का प्रयास करेंगे हमेशा कि z जो है ऐसे नहीं है, z सही सही ऐसे बाहर है। कैसे है, रियल में बनाया जाए तो बनाया नहीं जा सकता। ये x x डैश है और अगर ये y y डैश है तो z z डैश या z हमारा डियर फ्रेंड्स कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ये इसका मतलब होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बताना चाहें तो उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। देखना डियर फ्रेंड्स, इसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन देखना कहाँ कहाँ हो सकती है। वर्जिन अर्थात मूल बिंदु पर हो सकती है। कहाँ हो सकती है, मूल बिंदु पर। अगर कोई पॉइंट वर्जिन अर्थात मूल बिंदु पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 होगा। ये कोई इसमें डाउट नहीं है, सबको पता है। अगली चीज़ है डियर फ्रेंड्स, किसी अक्ष पर। कहाँ हो सकता है, अक्ष पर हो सकता है, किसी एक्सिस पे हो सकता है, एक्सिस पे। अब आपके पास 3 एक्सिस हैं। अगर वो बच्चों कहाँ है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो उसका कोऑर्डिनेट x,0,0 टाइप का होगा, इस टाइप का। क्यों, क्योंकि जब x एक्सिस पे है तो वहाँ y और z क्या होंगे, 0। अगर डियर फ्रेंड्स वो y अक्ष पर है, कहाँ है, y अक्ष पर है, तो उस सिचुएशन में उसका कोऑर्डिनेट 0,y,0 टाइप का होगा, क्योंकि वहाँ x और z 0 होगा, y जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी। अगर वो बच्चों कहाँ है, z अक्ष पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट किस तरीके का होगा, तब उसका कोऑर्डिनेट जो है आपका 0,0,z टाइप का होगा। देखो
0,0,z टाइप का होगा। सही है। जैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखा गया 1,0,0, तो आप जान जाएंगे इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। भाई यहाँ निगेटिव लग गया तो आप क्या समझ जाओगे, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पे, ऐसे पॉजिटिव पर है। अगर मान लो 0,2,0 आ गया तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे है, क्योंकि वाई पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं तो पहली पोजीशन उसकी कहाँ हो सकती है, वर्जिन अर्थात मूल बिंदु पर हो सकती है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन किसी अक्ष पर हो सकती है, एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स अक्ष के अलावा वाई और जेड 0 होंगे, वाई अक्ष पर होगा तो वाई के अलावा एक्स और जेड 0 होंगे, जेड अक्ष पर होगा तो जेड के अलावा एक्स और वाई क्या होंगे, 0 होंगे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स और क्या हो सकता है वो। अगली चीज़ ये है जो तीसरी है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि इसकी पोजीशन जो है बच्चों किसी तल पर हो सकती है। तल का मतलब किसी प्लेन में हो सकती है। अब कितने तल होते हैं, 3 तल भी होते हैं, एक्स वाई तल, वाई जेड और जेड एक्स तल। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये एक्स वाई तल पर होगा, कहाँ होगा, एक्स वाई तल पर, अगर एक्स वाई तल पर उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स वाई और 0। एक्स वाई तल पर है तो एक्स और वाई की वैल्यू तो होगी, लेकिन जेड की वैल्यू वहाँ नहीं हो, क्योंकि वो एक्स वाई तल में आ गया, वो 2D में आ गया, तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ पर है, वाई जेड तल पर है या वाई जेड तल में है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा, वाई और जेड की कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो डियर स्टूडेंट्स कहाँ है, जेड एक्स तल पर है, ठीक है, अगर वो जेड एक्स तल पर है तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी, वाई 0 होगी और जेड की कुछ वैल्यू होगी। बातें समझ में आ रही हैं। आप एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप 1,2,0 लिख दिए, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 0,5,3 लिख दिए, इसका एग्जाम्पल आप 1,0,4 लिख दिए। तो ये कहाँ होगा बच्चों, एक्स वाई तल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की कुछ वैल्यू मिल रही है, लेकिन जेड की वैल्यू नहीं, जेड 0 है, इसका मतलब ये कहाँ है, एक्स वाई तल में है। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर वाई और जेड की कुछ वैल्यू है, लेकिन एक्स क्या है, 0 है, इसका मतलब ये वाई जेड तल में है, इसलिए एक्स यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, 0 है। अब इस अगली चीज़ ये जेड एक्स तल में है, इसलिए वाई यहाँ पर 0 है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें जिनको कंफर्म नहीं होती हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात ये करते हैं कि सर अगली पोजीशन कहाँ हो सकती है। 3 जगहों पर हम लोगों ने डिस्कस किया और तीनों समझना डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा आसान था, बेहद ईजी था। अब हम लोग बात करेंगे अगली पोजीशन कहाँ हो सकती है। भाई कितनी चीज़ें होती हैं, मूल बिंदु होता है, अक्ष होता है, तल होता है, अक्षांश होता है। मूल बिंदु पर चर्चा कर लिए, उसके बाद हम लोगों ने अक्ष पर भी चर्चा कर लिया, और जो प्लेन मीन्स जो तल होते हैं उन पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब अगला बचा है अक्षांश मीन्स ऑक्टेट, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई पॉइंट किसी ऑक्टेट में होगा तो कैसे उसको हम लोग जानेंगे। तो बच्चों 8 अक्षांश होते हैं। वो 8 अक्षांश हमें यहाँ पर दिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें हम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि उन अक्षांश का नाम हम लोग कैसे बताएंगे और किस तरीके से हम लोग जानेंगे किस अक्षांश में है। वैसे बच्चों यहाँ पर अक्षांश की नंबरिंग नहीं की जाती, जैसे चतुर्थांश की नंबरिंग की गई है कि प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। इस तरीके से इसकी नंबरिंग नहीं की गई है अक्षांश की। अक्षांश को उनके डायरेक्शन के बिहाफ पर देखा जाता है। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चों अक्षांश जो है एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएगी, जैसे इसमें बुक में बना भी है, मैं वही बना देता हूँ। अष्टक बोलेंगे, अक्षांश में जो अष्टक होगा इसको लिखते हैं अष्टक। अष्टक के निर्देशांक, ठीक है, या अष्टक निर्देशांक लिख देते हैं जो लिखा हुआ है। अष्टक निर्देशांक का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ बगल में हम लोग अष्टक को लिखते जाएंगे। देखना ध्यान से, ये हमारा x होगा, यहाँ y, यहाँ z होगा। देखना ध्यान से बच्चों, कितने अष्टक बनेंगे, 8। यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ठीक है, समझने का प्रयास करिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक का नाम लिखेंगे और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उसका हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह लिखेंगे, उसका साइन लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा x का साइन कैसा होगा, y का साइन कैसा होगा, z का साइन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए जैसे पहले में x प्लस प्लस प्लस, माने x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा और z भी प्लस होगा। कैसे इसको हम लोग जाने, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। देखो समझो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ध्यान से समझिए, देखो समझो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा x एक्सिस है, y है और ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, z है। ठीक, समझ आ रहा। हम ये x का पॉजिटिव है, ये y का पॉजिटिव है, ये z का पॉजिटिव है, ये फर्स्ट वाला हो गया। इसको बोलेंगे OXYZ। अगर x बोल रहे हैं YZ, इसका मतलब सब पॉजिटिव चल रहा है। अगर OX डैश OZY बोल दिए या OIZ बोल दिए तो जहाँ डैश लगा वहाँ वो निगेटिव हो गया, जहाँ वो डैश नहीं लगा वो पॉजिटिव। तो ये जैसे फर्स्ट है तो इसमें OXYZ इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से रेड पेन से लिख देते हैं, इसको हम समझते चलिएगा। OXYZ क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, को हम लोग OXYZ बोलेंगे। तो इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस 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 होगा। ठीक है, अगला जिस क्रम में बुक में लिखा वही लिखते हैं। तो यहाँ पर OXYZ लिख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। अगला जो है इसमें OXYZ लिखा है, अगला हम OXYZ लिख सकते हैं, ऐसा ही इसमें लिखा गया है। ठीक है, या आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे OXY-Z लिख सकते हैं, एक ये भी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक OXY-Z भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया है ना। और एक बच्चों बचा होगा OX-YZ, OX-YZ और एक OX-YZ। ठीक है, इनका क्रम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली। ये सब नहीं पूछा जाता, इसमें क्वाड्रेंट का क्रम नहीं देखा जाता है। देखो इसमें सब प्लस, इसमें देखो OX- मीन्स पहला माइनस फिर प्लस, फिर कैसा हो गया प्लस, इसका क्या होगा प्लस माइनस, फिर कैसा हो गया प्लस हो गया। इसकी बात किए प्लस प्लस माइनस, यहाँ क्या हुआ ये माइनस और ये क्या है प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये क्या है माइनस 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 है। इस तरीके से इसका चिन्ह भी होता है। तो आपसे पूछेगा किस क्वाड्रेंट में, तो आप ये बताओगे ना OXYZ क्वाड्रेंट में है। जैसे कहीं आ गया 2 3 -4, कहेगा किस क्वाड्रेंट में, तो क्या बोलेंगे OXYZ क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेंट में है। इस अट्ठांश में वो पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिनती करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिया जाता, इस तरीके से लेकर के हम आपको बताते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गई। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से समझते चलिएगा। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है। अंतरिक्ष में अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो तो उसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट होगा। वो सारी चीज़ें याद करिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा है। सबसे पहली चीज़ अगर आपको याद हो तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं दूरी का सूत्र। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। याद है बच्चों, बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, x2 है, x1, x1 y1 ना, x1 y1 x2 y2 है। तो AB की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको सिखाया गया था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। और उसके बाद बच्चों 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक बड़ा फेमस फार्मूला हम लोग पढ़ा करते थे, सेक्शन फार्मूला, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी डिस्कस करना है, यहाँ पर भी पढ़ना है इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आइए हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से चर्चा करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट सॉल्व करें। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र या दूरी का सूत्र कह सकते हैं, दूरी का सूत्र, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश से बोल सकते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सॉरी सेक्शन फार्मूला कह रहे हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या तरीका होता है समझिए। सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉइंट है A, जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों x1, y1, z1 है। एक दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। और हमें क्या करना है, इस AB की वैल्यू निकालनी। कहाँ है ये, 3D में है, उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है और निकालना है, तो क्या होगा, AB का फार्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ध्यान देना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का फार्मूला। अब इस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए हम तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तमाम प्रकार के लॉजिक, तमाम प्रकार के कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे आप लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूज़ किया करते थे। ठीक है, आपने देखा कि जो फार्मूला वहाँ था सेम फार्मूला यहाँ है, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट जुड़ गया है z2 - z1। अच्छा, एक चीज़ और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वहाँ सिखाया गया था, इसको अगर हम चाहें तो AB = ध्यान दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उससे यहाँ पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो चाहे इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो। तो दूरी का सूत्र सेक्शन फार्मूला आप देख पा रहे होंगे वही है जो उसमें था, बस एक टॉपिक यहाँ पर और लग गया है। अगला टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा विभाजन सूत्र। ध्यान दो, विभाजन सूत्र ना, विभाजन सूत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभाजन सूत्र। अब आपको पता है कि विभाजन सूत्र अर्थात सेक्शन फार्मूला जो होता है वो 2 होता है। कौन कौन सा, देखिएगा 2 होता है बच्चों। एक होता है अंतः विभाजन, ध्यान से देखिएगा, एक होता है अंतः विभाजन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर डिवीजन, इंटीरियर डिवीजन। दूसरे को बोलते हैं बाह्य विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर डिवीजन। ठीक, 2 चीज़ें होती हैं। आशा करते हैं कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले ये सारे फार्मूले आपको याद भी होंगे। आइए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हम लोग इनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अंतः विभाजन की, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों बाह्य विभाजन की। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन जिसको हम बोलेंगे इंटीरियर डिवीजन। ठीक, देखो क्या होता है, कैसे होता है, समझिएगा।
जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आराम से समझिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन ये जान लीजिएगा इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज की इसी लेक्चर में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पॉइंट है बच्चों ए, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 है। बीच में यहाँ कोई पॉइंट P है जो इन दोनों पॉइंट को m1 रेशियो m2 में डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, डिवाइड करता है। किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। और सपोज करते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो इस x और y और z की वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो देखो। x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y जो होता है इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस, यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पहले से ही याद है, बस एक पॉइंट और जुड़ जाएगा इसी में। z इज इक्वल टू m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2। समझ में आ रही बातें। अब इन सब को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लें तो हमें x, y, z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1। वही सारी चीज़ें ला करके लिख दी जाएंगी जैसे कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाता है। मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो इधर दिखेगा नहीं। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा बच्चों, अंतः विभाजन का सूत्र हो जाएगा, इंटीरियर डिवीजन का फार्मूला हो जाएगा। सही है, समझते चलिए बस। यहाँ से अगर हम x, y, z लिखेंगे तो क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा। सही है, ये है बच्चों अंतः विभाजन का सूत्र। अब अगर इसी में क्या बोल देता है, इसमें एक स्टार पॉइंट बन जाता है, नोट पॉइंट करते हैं हम लोग। यदि, ध्यान दो बच्चों, यदि P A तथा B का मध्य बिंदु हो, क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखो डियर स्टूडेंट्स, वहां पर m1 रेशियो m2 जो होगा 1:1 हो जाएगा। उस सिचुएशन में जब इसको रखेंगे, जो पॉइंट P हमारा होगा उसका कोऑर्डिनेट x, y, z जो होगा वो x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2 हो जाएगा। ये फार्मूला वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यूज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि सही बोल रहे कि नहीं। सब में केवल एक पॉइंट z वाला जुड़ जा रहा है, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो, चाहे वो सेक्शन फार्मूला हो, लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। आप देख पा रहे होंगे हर एक लॉजिक, हर एक कंसेप्ट उसी तरीके से वर्क कर रहा है, बस उसी में एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है z वाला, बाकी सब वही है। आइए अब हम लोग बात करते हैं बाह्य विभाजन की, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एक्सटीरियर डिवीजन ना, बाह्य विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर डिवीजन। एक्सटीरियर डिवीजन ये कैसे होता है समझ लीजिए। बाकी इसका फार्मूला ऐसे ही होगा, बस जहाँ प्लस है वहीं क्या हो जाएगा, माइनस। फिगर समझ लीजिए, जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ का कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। एक पॉइंट यहाँ सी है जहाँ कोऑर्डिनेट x, y और z है। अगर यहाँ से यहाँ तक m1 है, यहाँ से यहाँ तक m2 है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि x, y, z जो होता है इसको निकालने का फार्मूला m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस y2 m2 कामा m1 z2 माइनस m2 z1 अपान में m1 माइनस m2। ये डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, वही सेम फार्मूला है, आप देख पा रहे होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है।
कि वहाँ पर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर आप देख पाएंगे तो प्लस था और यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो लगभग सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट वही हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और कुछ खास चीज़ें अभी इसमें मुझे नज़र तो नहीं आ रही हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस नहीं करी गई हैं। फिर भी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ बातें छोटी छोटी निकल करके आती रहती हैं और उनका भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट हमने बता ही दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निशान पता होने पर उसका केंद्रक के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए उस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हों तो उसका केंद्रक, ठीक है, उसका सेंट्रॉयड जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा आइए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आराम से हम लोग अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर की समाप्ति के बाद शाम को रात के 8-9 बजे तक मैं PDF बना करके इस चैप्टर की आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए बात करते हैं त्रिभुज का केंद्रक। जैसे डियर स्टूडेंट सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसका एक पॉइंट A है, ये B है, ये C है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है सपोज करिए। इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है और इसका बच्चों x3, y3, z3 है। इसका जो केंद्रक होगा, सपोज कर लीजिए इसका केंद्रक x, y, z है। ध्यान दें, इसका जो केंद्रक है, केंद्रक वो क्या है, x, y, z है। इसको निकालने का फार्मूला होगा बच्चों x1 + x2 + x3/3 होगा। यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर की तरफ लिखते हैं, इससे स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। मैं देखे जा रहा हूँ कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि हमने सोचा है कि आज के इसी लेक्चर में सारी चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व कर सकें। समझिए, केंद्रक किससे दिखाएंगे, x, y, z से इक्वल होगा x1 + x2 + x3/3 के, y1 + y2 + y3/3 के, z1 + z2 + z3/3 के। और यही जो होगा डियर स्टूडेंट्स इसका केंद्रक निकालने का फार्मूला होता है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब एक बात और है डियर स्टूडेंट्स, यदि PA, PB, PC किसी बिंदु XYZ से अक्षों पर लंब डाले गए हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये भी है। आइए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। एक छोटा सा पॉइंट बुक में और नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों को ऐसा लगा, अगर आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर को देख लिया है पूरी तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ही ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ये चीज़ कैसी लगी। आज जो हमने डिस्कस किया, एक नई चीज़ आप लोगों ने आज सीखा है। एक छोटा सा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि PA, PB, PC, ठीक है, किसी बिंदु कोई पॉइंट है, बिंदु कौन है, P, x, y, z से अक्षों पर डाले गए लंब हैं, अक्षों पर डाले गए लंब हैं, तो ठीक, अगर ये लंब हैं तो x अक्ष पे डाला गया लंब जो होगा, देखना ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, पहला x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल होगी √y² + z² के। ऐसे ही
वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल होगी √x² प्लस z² के, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स जेड अक्ष हो जाएगा, जेड अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल होगी √x² प्लस y² के। इसको भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, इसको भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। इस बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी एक्सरसाइज में टोटल 21 क्वेश्चंस हैं। लगभग सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम पे जब इसकी PDF आपको मिलेगी तो आप लोग वहाँ से अपने एंड से अपने तरफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व किए रहेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व किए रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा और आपको फिर आगे समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हमने आज स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज का ये लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो जाएगा, और मुझे लगता है लगभग 1 घंटे का लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होने वाला होगा। एक नई यूनिट स्टार्ट हुई है, एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एक नए सिरे से, एक नए उत्साह से आपको पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, जिससे ये नया चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एक बात डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में हम और जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने बच्चे हैं जो लेक्चर को लास्ट तक देखे हैं और लेक्चर को लास्ट तक देखने के साथ ही साथ वो नोट्स अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जितने फार्मूले आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर इन सब फार्मूले को एक नोट्स बनाकर पे उससे आप प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है। एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होगी, आगे बढ़ेगी, नहीं होगा एग्ज़ाम, डजेंट मैटर, पढ़ते ज़रूर रहिए। पढ़ेंगे तो उससे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। समय तो है ही, समय को दे करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हर एक लेक्चर में लास्ट में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ अपने बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करके जाऊँ, बता के जाऊँ कि आप पढ़ें, और वही काम इस लेक्चर में भी मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो 100% आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे एक्सरसाइज को सॉल्व कराते समय मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर कर सकूं। अगर आपके पास बुक नहीं है, PDF नहीं है, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, या आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें आप सर्च करिए DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको अपना चैनल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। इसमें लगभग 8000 के आसपास ऑलरेडी बच्चे होने वाले हैं। वहाँ पर आपको जो कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ें होती है, मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।